नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आईएएस मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन क्वेश्चन पेपर 2 पर हम कार्य कर रहे हैं। आज का हमारा अगला टॉपिक है विभिन्न प्रकार के ट्रिब्यूनल्स या न्यायाधिकरण। आखिर इन ट्रिब्यूनल्स को क्यों स्थापित किया गया है और अभी तक भारत के संदर्भ में इनकी सफलता और उपलब्धियों का क्या स्वरूप रहा है। तो इस टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। लगातार यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिलेबस के अकॉर्डिंग 20 टॉपिक्स हैं और 20 डेज में इसको कवर हम करते हैं। तो आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस प्रोग्राम के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। जीएस का कोई भी एक पेपर 20 दिन में हम कवर करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक हुआ न्यायाधिकरण। इंग्लिश में इसको ट्रिब्यूनल्स कहते हैं। आखिर कैसे आपको इस टॉपिक को पढ़ना है और कवर करना है, दो तरीके से हमें इसको समझना चाहिए। न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल्स के आधार क्या होते हैं, और दूसरा ट्रिब्यूनल्स की कार्यप्रणाली। फंक्शनिंग और मेथडोलॉजी दोनों पर चर्चा करेंगे। देखिए, शॉर्ट टॉपिक है लेकिन इसमें डेप्थ काफी अधिक है। न्यायाधिकरण का एक तो संवैधानिक आधार हो सकता है और एक वैधानिक, लेकिन भारत के मामले में इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। अर्थात भारत के संविधान में किसी भी प्रकार के ट्रिब्यूनल्स और न्यायाधिकरण की स्थापना के बारे में नहीं लिखा गया है। तो बाद में भारत की संसद ने 42वां संविधान संशोधन किया 1976 में, और उसके द्वारा न्यायाधिकरण स्थापित करने का एक मार्ग सुनिश्चित किया गया। सरकार ने यह शक्ति अपने हाथ में ले ली कि विभिन्न मामलों के लिए न्यायाधिकरण स्थापित किए जा सकते हैं। तो भारत में न्यायाधिकरण का आधार है वैधानिक, संवैधानिक नहीं है। राइट। सेकंड, न्यायाधिकरण बनाए जाने की आवश्यकता क्यों है, आखिर न्यायाधिकरणों को बनाया क्यों जाता है, और अर्ध न्यायिक संस्थाओं से किस रूप में ये अलग होते हैं। न्यायाधिकरण भारत में इसलिए बनाए गए क्योंकि न्यायपालिका का जो कार्य करने का तरीका है भारत की जो न्यायपालिका है, इसको हम इंटीग्रेटेड जुडिशरी कहते हैं, और इसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर्स में लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट की ओर सुनवाई की जाती है। लेकिन कुछ ऐसे मामले जो पूरी तरह से सिविलियन और क्रिमिनल मैटर्स में नहीं आते, उन्हें न्यायपालिका पर अगर लागू किया जाएगा तो न्यायपालिका पर कार्य की अधिकता बढ़ जाएगी। तो भारत जैसे देश में जहाँ जनसंख्या बहुत विशाल है, देश लगातार प्रगति कर रहा है, सरकारों के द्वारा निर्णय लिए जा रहे हैं, तो उस प्रक्रिया में कई प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं। तो सभी प्रकार के मामलों को अगर हम न्यायपालिका पर इम्पोज करेंगे, उसके ऊपर लाद देंगे, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका का जो परंपरागत कार्य है सिविलियन और आपराधिक मामलों में कार्यवाही करना, वह इससे प्रभावित होगा। इसलिए न्यायपालिका की तरफ से ही सरकार को यह निर्देश दिया गया या सलाह दी गई कि न्यायाधिकरण स्थापित किए जाने चाहिए विभिन्न मामलों के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे मामले जिनकी प्रारंभिक स्तर पर जांच भारत के किसी न्यायालय को नहीं करनी चाहिए, स्वतंत्र न्यायाधिकरण उसकी जांच करे और अंतिम स्तर पर उस मामले को अपील के माध्यम से
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लाया जाना चाहिए। तो 80% कार्यवाही किसी न्यायाधिकरण को अपने स्तर पर करनी चाहिए, जिससे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का कीमती समय और संसाधनों को वेस्ट होने से बचाया जा सके। तो भारत में इस पृष्ठभूमि में न्यायाधिकरणों की स्थापना का मार्ग सुनिश्चित किया गया है। तो 42वें संविधान संशोधन इंदिरा गांधी जी जब देश की प्रधानमंत्री थी तो 1976 में यह किया गया और इस प्रकार के अधिकरण बनाए जाने का रास्ता भारत में क्लियर हुआ है। दूसरा, भारत में मुख्यतः जिस प्रकार से बहुत सारे कानून बनाए गए हैं और कानून का शासन स्थापित किया गया, रूल ऑफ लॉ, तो कानून के शासन के अधीन कोई भी व्यक्ति या एजेंसी कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन कानून के अधीन कुछ एजेंसीज और विभाग कार्य करते हैं। तो कई बार विभाग उस कानून की आड़ लेकर, कानून को आधार बना करके अपने कर्मचारी अधिकारियों या समाज के किसी खास वर्ग के प्रति पक्षपातपूर्ण निर्णय लेता है या उसके निर्णय पारदर्शी नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन सर्वोच्च है भारत में, तब हमें ऐसी संस्थाएं जिन्होंने विधि के कानून का उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसने जो निर्णय लिया है उसके निर्णय की जांच होनी चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर। तो कई आधार हैं जो भारत में न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए माने जाते हैं। एक पॉइंट और आपके यहां डिस्कस करना है कि न्यायाधिकरण अर्ध न्यायिक संस्थाओं से अलग होते हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडीज। अर्ध न्यायिक संस्था का अर्थ होता है ऐसी कोई संस्था जिसके पास सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई संस्था अपने कार्यप्रणाली के दायरे में रहते हुए किसी व्यक्ति, अधिकारी या एजेंसी से रिपोर्ट प्राप्त कर सकती है, डॉक्यूमेंट्स मंगा सकती है और उस व्यक्ति को कार्यालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, उसका इंटरव्यू किया जा सकता है, उसे सूचना ली जा सकती है, लेकिन उस व्यक्ति पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता, उसको सजा नहीं दी जा सकती। तो न्यायाधिकरण अर्ध न्यायिक संस्थाओं से अलग होते हैं क्योंकि इनके पास सिविल कोर्ट की शक्तियों के साथ साथ कुछ अधिक शक्तियां भी होती हैं। जैसे न्यायाधिकरणों के पास जुर्माना लगाने की शक्ति होती है, आपके सर्विस को ब्रेक करने की शक्ति होती है, आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न्यायाधिकरण के द्वारा की जा सकती है। तो ध्यान रखना है, अर्ध न्यायिक संस्थाओं से ज्यादा शक्ति इनके पास होती हैं। अब हम इनकी कार्यप्रणाली के बारे में बात करते हैं कि भारत में एक लंबा समय हो गया है न्यायाधिकरणों को कार्य करते हुए और कई प्रकार के न्यायाधिकरण भारत में कार्य कर रहे हैं। सबसे अच्छा उदाहरण इसका हो सकता है कैट, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, आयकर अपील न्यायाधिकरण, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील न्यायाधिकरण। कई प्रकार के अधिकरण भारत में अब स्थापित हो चुके हैं। तो इन अधिकरणों की कार्यप्रणाली को 2-3 तरीके से आपको पढ़ना है। एक तो ये सभी अधिकरण अपने अपने कार्य क्षेत्र की सीमा में बंधे हुए हैं, यानी कैट को केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ जो भी शिकायतें आती हैं, उनके जो मामले हैं, उसी में इसको कार्य करना है। आईएएस जैसे अधिकारी या स्टेट सिविल सर्विस के जो अधिकारी हैं, उनका कोई पेंशन का मामला है, उनके सस्पेंशन का कोई मैटर है, उनकी बहाली का कोई मुद्दा है, प्रमोशन संबंधी कोई मामला है, उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई का मामला है या उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कोई मामला है सर्विस पीरियड के दौरान, तो ऐसे बहुत सारे मामले जो हमें कोर्ट में जाने से रोकते हैं, इन मामलों को सीधे हम कैट में ला सकते हैं और कैट जो निर्णय देगा वह अपने अधिकारियों पर बाध्यकारी होता है।
लेकिन चूंकि भारत में कानून का शासन है, इसलिए कैट कानून के तहत स्थापित तो किया गया है, लेकिन यह कानून से ऊपर नहीं है। तो कैट के किसी निर्णय को आगे आप हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, अपील कर सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जा सकता है। इसलिए एक सवाल यह पैदा हो रहा है भारत में कि न्यायाधिकरणों की स्थापना से 80% मामलों में हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के भार को कम कर दिया है जैसा सोचा गया था, लेकिन अंतिम स्तर पर इन न्यायाधिकरणों के फैसलों को हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील करते हैं, चुनौती देते हैं, ये ठीक नहीं है। क्योंकि लास्ट स्टेज पर जब ऐसे मामले आते हैं तब भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर कार्य का बर्डन बढ़ जाता है और उनका जो रेगुलर कार्य है वो इससे प्रभावित होता है। तो इस दिशा में अब आपको सजेशन देना है, क्या कैट और बाकी न्यायाधिकरणों के निर्णयों के खिलाफ अपील कोर्ट में नहीं की जानी चाहिए, या फिर इनके द्वारा दिए गए निर्णयों को अंतिम मान लेना चाहिए। अब यहां पर दो तरीके से बहस हो सकती है, क्योंकि इन न्यायाधिकरणों में जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं वो न्यायिक पृष्ठभूमि के अलावा प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग होते हैं, पूरी तरह से प्रोफेशनल लोग वो नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति माना जाता है, न्याय का जो प्राकृतिक सिद्धांत वो कहता है कि इन व्यक्तियों के प्रभावित होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ऐसी स्थिति में इनके द्वारा दिए गए निर्णयों को हम अंतिम रूप से सर्वोच्च नहीं मान सकते और इनके निर्णयों के खिलाफ एक बार ऐसी संस्था में होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जैसी बॉडी में, जो पूरी तरह से प्रोफेशनल एजेंसी है और न्याय के सिद्धांतों के आधार पर जहां कार्य किया जाता है। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अर्ध न्यायिक संस्था से आगे की शक्तियां इसको प्राप्त हैं। यानी अगर आपने किसी नदी के किनारे कोई कार्यक्रम आयोजित किया और वहां नदी में प्रदूषण आपने फैलाया या पौधों को काटा गया, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इस कार्यक्रम को संपन्न किया और बाद में अगर ये सिद्ध हो जाता है तो एनजीटी उस पर जुर्माना लगा सकता है लाखों करोड़ों रुपए का, और उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कई प्रकार की आर्थिक कार्यवाही और दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। इसी प्रकार एनजीटी ऐसे उद्योगों को, कारखानों को बंद करने का आदेश भी देता है जो नदियों में प्रदूषण फैला रहे हैं, या मिट्टी का प्रदूषण हो रहा है, वायु का प्रदूषण हो रहा है, या फिर वाइल्ड लाइफ को, वन्य जीवों को इससे नुकसान हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि एनजीटी के डिसीजंस भी फाइनल नहीं है। एनजीटी के डिसीजंस को भी हम फर्दर चैलेंज कर सकते हैं। तो देन न्याय की सर्वोच्चता को मानते हुए हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत में न्याय की सर्वोच्चता में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, इसलिए इन न्यायाधिकरणों के फैसलों को अंतिम रूप से वहां चैलेंज किया ही जाना चाहिए। तो दोनों प्रकार की डिबेट इस मामले में चल रही है, तो आपको दोनों प्रकार के एस्पेक्ट समझने यहाँ पर कि चैलेंज होना चाहिए, क्योंकि रूल ऑफ लॉ, प्रोफेशनलिज्म और अनबायस्ड डिसीजन ये सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, और इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली उतनी साउंड नहीं होती है। सरकार के रिटायर्ड अधिकारी, कर्मचारी ज्यादातर इनमें बिठाए जाते हैं, जो सरकार के ही व्यक्तियों से प्रभावित होने की पर्याप्त क्षमता रखते हैं। यद्यपि हम इनकी कार्यप्रणाली को पूरी तरह से कमजोर नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी इनकी कार्यप्रणाली और सक्षमता का मूल्यांकन हम सुप्रीम कोर्ट के आधार पर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से एक एफिशिएंट बॉडी है। तो क्या ट्रिब्यूनल्स की स्थापना से न्याय का जो सिद्धांत है उसका विस्तार हुआ है, या फिर न्याय के सिद्धांत का क्षरण हुआ है, एरोजन हुआ है? क्षरण हम इसको नहीं मान सकते, इसे हम विस्तार कह सकते हैं। यानी पहले न्याय प्राप्त करने के लिए हमको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता था, अब उस न्याय की प्राप्ति के लिए हम इन अधिकरणों के पास जा सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ अन्याय हुआ है, चाहे वो सिविल सर्विस का अधिकारी है या फिर किसी अन्य क्षेत्र का कोई व्यक्ति है, तो देन वह अपने विरुद्ध हुए अन्याय के खिलाफ कार्यवाही चाहता है और वह न्याय की मांग करता है। तो निश्चित रूप से पहले न्याय केवल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की चार दीवारी के भीतर था, अब उस न्याय के दायरे को बढ़ा दिया गया है
और ट्रिब्यूनल्स की भूमिका निस्संदेह इसमें सहायक के रूप में है, लेकिन ट्रिब्यूनल्स की कार्यप्रणाली को लेकर के हम इस मामले में सवाल उठा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस टॉपिक को कवर करना है। धन्यवाद।